गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम अपने टॉपिक अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब होता क्या है बेटा, आपने पढ़ा है कि कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होता है तो दे फॉलोज द जिगजैग पाथ। मान लीजिए कि हमारे पास एक बड़ा सा कंडक्टर है कोई, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, थर्मल एजिटेशन के कारण जो थर्मल एनर्जी से मिल रही है वो वाइब्रेट करता मान लीजिए यहाँ स्पाइक किया उसने किसी एटम या आयन से तो वो इसकी डायरेक्शन ये हो जाती है। यहाँ मान लीजिए स्ट्राइक किया किसी एटम या आयन से, फिर उसकी डायरेक्शन मान लीजिए ऐसे हो जाती है। तो इस तरीके से वाइब्रेट करता हुआ, कोलाइड करता हुआ एक ऐसा कोई पाथ फॉलो करता है। तो उसका जो जिगजैग पाथ जो आता है वो उसका जो नेट जो मोशन है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो जीरो होता है। उसकी नेट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन इज जीरो। क्योंकि देखिए जब भी चार्ज मूव करे जो करंट जो भी होगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहेंगे और नेट करंट कोई नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कोई भी कंडक्टर, लोहे की रॉड वगैरह ऐसे नीचे गिरी हुई है, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप उसे टच करते हो तो करंट नहीं लगता। रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे हैं, दे मूव रैंडमली ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन और थर्मल एनर्जी। लेकिन जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, when we apply the potential difference, कुछ बुक्स में थोड़ा सा उसमें डायग्राम को, मतलब कंसेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा डायग्राम इस तरीके से बनाया जो हम कह सकते हैं कि ऐसा मोशन नहीं होता है। तो एक्चुअल मोशन कैसा होता है आइए देखते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन को स्टडी करेंगे, ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कैसा आता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर था, इसमें एटम्स थे जो आयंस हो चुके, इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके, फिर इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब एटम या आयंस है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन ये मूव किया, कैसे आपने इसको क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई E। इफ L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यू ऑल नो E इज इक्वल टू V बाय L। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू QE। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में, उनको जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया उसके कारण एक फोर्स लगा और उस फोर्स के कारण आप देखेंगे कि एक एक्सेलरेशन बन रहा है, माइनस ई बाय एम। एक एक्सेलरेशन बन रहा है माइनस ई बाय एम और उसका मैग्नीट्यूड जो भी होगा, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ई बाय एम, इतना एक्सेलरेशन उसके ऊपर लगेगा। और आपको पता है जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगता है उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगता है तो वो मूव करना शुरू कर देती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी शुरू कर देती है। तो होता क्या है आइए देखते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन था, उसके ऊपर फोर्स लगा, फोर्स जैसे ही लगेगा उसके ऊपर एक्सेलरेटेड मोशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन के कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। मान लीजिए वो बढ़ी, वाइब्रेट करा तो वो इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ा। जैसे वो यहां पहुंचा तो क्या हुआ, कोई एटम उसके रास्ते में आया, उस एटम से वो कोलाइड कर गया। एटम से जब वो कोलाइड कर गया, एटम से जब उसका कोलिजन हुआ तो वो उसने जो एनर्जी गेन की थी, जो वेलोसिटी गेन की थी, वो एनर्जी थोड़ी सी लूज कर देता है और उसकी स्पीड कुछ कम हो जाती है। लेकिन एज जो पोटेंशियल डिफरेंस कंटीन्यूअसली उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है तो उसका जो भी मोशन होगा वो थोड़ा सा फॉरवर्ड ही रहेगा, ऐसे वो फॉरवर्ड की तरफ बढ़ेगा। फिर मान लीजिए कोलाइड कर गया तो ऐसे चला गया, स्पीड कुछ कम होगी। ऐसे लगातार कोलिजन होते हुए इस तरीके से धीरे धीरे वो ऐसे अपने दूसरे एंड पे जाके कलेक्ट हो जाएगा। कुछ बुक्स में वो इसको पैरेलली ऐसे शो कर देते हैं। देखिए कंसेप्ट के हिसाब से गलत है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ठीक है वो। तो एक्चुअल में यहाँ पे वो सीधा स्ट्रेट लाइन मोशन में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। आफ्टर द अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो
तो वो कैसा मूव करता है, ऐसे रैंडमली मूव करता है, लेकिन कहीं ना कहीं नेट फ्लो देखिए, नेट फ्लो उसका किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, इसीलिए अब इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर दिया है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक करंट उसमें आएगा। ठीक है, तो वो भी अभी आज का जो टॉपिक है हम यही देखना चाहते हैं कि ये ड्रिफ्ट स्पीड क्या है। ये पहले तो वर्ड समझते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड क्या है। ड्रिफ्ट क्या होता है, फोर्सफुली किसी को सरकाना, मतलब अगेंस्ट द मोशन। आपने मूवीज देखते होंगे, फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप की जो पूरी सीरीज है, इसमें ड्रिफ्ट करते हो गाड़ियों को, तो गाड़ी क्या है कि मोशन उसका किसी और डायरेक्शन में होता है, लेकिन आप फोर्सफुली उसके टायर्स को दूसरी डायरेक्शन में स्लिप कराते हैं, उसको मूव कराते हैं, तो उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट या ड्रिफ्टिंग। तो यहाँ भी हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहते, इलेक्ट्रॉन चाहते हैं तो वाइब्रेट करते रहे, वहीं से वहीं घूमते रहे, अपना फ्रीली घूमे, लेकिन आपने एक फोर्स लगाया और उस फोर्स के कारण उसको मूव कराया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट। और जिस स्पीड से वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं, जिस एवरेज स्पीड से वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। अब आप एक बात ध्यान देना, जो ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू होती है बेटा, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -4 सेकंड के आसपास, सॉरी 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड के आसपास की इसकी स्पीड होती है, ड्रिफ्ट स्पीड होती है। रीजन क्या है इतनी स्मॉल स्पीड होने का, आप ध्यान से देखिएगा, जो डिस्टेंस कवर है वो ये L नहीं है, डिस्टेंस कवर इज नॉट L, ऊपर नीचे इस तरीके से, तो उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण से स्पीड कम हो गई, जिसके कारण से स्पीड कम हो गई, तो टाइम ज्यादा ले रहा है वो एक एंड से दूसरे एंड में जाने में। That is why जो ड्रिफ्ट स्पीड है उसकी कुछ कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती है। अगर उसकी आरएमएस स्पीड हम इलेक्ट्रॉन्स की निकालते हैं इन द मोशन, इन द कंडक्टर, आरएमएस स्पीड इट इज अप्रोक्सीमेटली जो Vrms होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था, √3 kT/m, k is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature, जो कि हम अप्रोक्सीमेटली रूम टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन लेते हैं, एंड m is the मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जब ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। तो देखिए, जब वो फ्रीली मूव कर रहा था तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, आरएमएस स्पीड बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब उसको फोर्सफुली हमने उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव किया तो उसकी स्पीड बहुत कम हो गई, दैट इज 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। तो अब हमने देखा कि ड्रिफ्ट स्पीड पता लगा कि अगेंस्ट द मोशन हम उसको लेके चल रहे हैं, हमें ये पता उसकी वैल्यू कितनी होती है, बहुत स्मॉल होती है, तो ड्रिफ्ट स्पीड को ज्यादा हाई नहीं मानेंगे, वही इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा स्पीड होती है, कंडक्टर में बहुत कम होती है स्पीड। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि सर अगर इतनी कम स्पीड है तो जैसे ही बटन ऑन करते हैं तो आपका बल्ब ऑन क्यों हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या है कि जैसे मान लीजिए जैसे ही आपने बल्ब जो आपका स्विच था उसको ऑन किया तो इलेक्ट्रॉन देखो इस एंड पे भी तो होंगे ना, हर जगह है, तो पहले ये कलेक्ट होंगे, पहले ये जाएंगे, तो उनके कारण इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, उनके कारण इलेक्ट्रिक करंट होगा, तो आपके पास वो बल्ब जो भी चीज है वो स्विच ऑन हो जाती है। तो यहां से अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट स्पीड की डेफिनेशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जनरली आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, इट इज एन एवरेज स्पीड, ये ध्यान देना, ये एक एवरेज स्पीड है, इस वर्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना आपको, ये कैसी स्पीड है, एवरेज स्पीड। एक्चुअल में हम हमारे इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड आपने देखा होगा कि पहले बढ़ रही है, फिर कोलाइड हो गए, उसकी एनर्जी कम हुई, स्पीड कम हो गई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, तो एक एवरेज आती है हमारे पास, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक एवरेज हम लेके चलते हैं। तो इट इज द एवरेज स्पीड विद विच an electron moves from one end of the conductor to other end तो इट इज द एवरेज स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड है। आइए दोनों केस लेके चलते हैं। जब हमने फर्स्ट केस लिया था, ये वाला जब हमने फर्स्ट केस लिया था तो इसमें देखिए जिगजैग मोशन था, उसमें हम अगर एवरेज स्पीड निकालते हैं u1 + u2 + u3 + up to un और डिवाइड बाय n करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, 0। उस टाइम उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, 0। कब, when the electric field is not applied on the conductor। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा था तो ये स्पीड थी, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो मान लीजिए आपके पास n इलेक्ट्रॉन्स थे, जो भी उनकी n इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उनकी स्पीड क्या बनेगी, आइए देखते हैं। आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड,
आफ्टर अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने देखा when no electric field is applied या पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई नहीं किया तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उनकी एवरेज स्पीड क्या आ गई थी? 0। उनकी एवरेज स्पीड क्या आ गई थी बेटा? 0। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एक स्पीड बनी। तो क्या बनी देखो ध्यान से, तो v1 u1 प्लस a टाउ 1। ये टाउ 1 क्या है भाई आपका? टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, इसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बेटा? इट इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन, या टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए यहां पे मान लीजिए कोलिजन हुआ, अब अगला कोलिजन यहां हुआ है, तो यहां से यहां तक आने में जो उसने समय लिया उसे बोलते हैं उसका रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या बेटा? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन आपके पास रिलैक्सेशन टाइम होता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या है कि इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो भी समय है, अब देखो अलग अलग होगा, है ना, अलग अलग होगा। टाउ 1 अगर n कोलिजन हो तो टाउ 1 पहले में, फिर दूसरे में टाउ 2, अलग अलग उसका रिलैक्सेशन टाइम होगा। तो इसने हमने निकाला v1 u1 प्लस a टाउ 1। सिमिलरली फिर उसकी वेलोसिटी आई v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टाउ 2। इस तरीके से आपने जो n कोलिजन लेके निकला है तो ये आपके पास हो गई un प्लस a टाउ n। तो हम क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टडी कर रहे थे तो उसके पहले कोलिजन के लिए वेलोसिटी देखी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अब हम तो चाहते हैं क्या कि एवरेज निकाले ना भाई, यहां से यहां तक ड्रिफ्ट स्पीड क्या थी? इट इज द एवरेज स्पीड विद व्हिच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ा है, जरूरी था। क्यों? क्योंकि जब भी तो वो अगेंस्ट द मोशन जाएगा, अगर फोर्स नहीं लगेगा तो कैसे जाएगा? तो इट इज द एवरेज स्पीड विद व्हिच एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड, कब? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो आपने देखा भाई पहले कोलिजन में v1 u1 प्लस a टाउ 1 फर्स्ट रिलैक्सेशन टाइम। सिमिलरली v2 v3 आपने सभी n कोलिजन मान लीजिए हुए थे तो सभी की टाइम की अपनी वेलोसिटी फाइंड आउट कर दी। तो अब एवरेज कैसे निकलेगी? ड्रिफ्ट स्पीड को vd से डिनोट करते हैं और उसको कैसे कहेंगे? ये जो एवरेज स्पीड थी, ये जो बेटा आपकी एवरेज स्पीड थी, दिस इज द ड्रिफ्ट स्पीड, दिस इज द ड्रिफ्ट स्पीड। तो वैल्यू पुट करो फटाफट, वैल्यू पुट कीजिए u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2, ऐसे चले un प्लस a टाउ n डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय n। नाउ अब ui टर्म्स को इकट्ठा करो फटाफट, ui टर्म्स को इकट्ठा करो। तो vd is equal to u1 plus u2 plus up to un divided by n plus a tau 1 plus tau 2 plus up to tau n divided by n। ठीक है ना? इस तरीके से आपने इनको सेपरेट कर लिया। ओके, नाउ एज वी नो दैट u1 plus u2 plus un by n is 0, ये तो हमारे पास 0 था, तो आपने फाइनली दी वैल्यू vd is equal to 0 plus a tau 1 plus tau 2 plus up to tau n by n। अब देखिए tau 1 क्या था? जो फर्स्ट कोलिजन हुआ था उसका रिलैक्सेशन टाइम, tau 2 सेकंड, tau 1 थर्ड। तो हमने क्या किया, जो पूरा का पूरा उसका एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में जो भी रिलैक्सेशन टाइम था उसकी एवरेज को हमने मान लिया टाउ, उसकी एवरेज को हमने क्या मान लिया? टाउ। ठीक है, वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा आपका, तो उसको हमने क्या मान लिया बेटा? टाउ मान लिया। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं। तो हमने क्या किया कि जो आपके पास रिलैक्सेशन टाइम थे, जैसे फर्स्ट यहां से यहां तक कोलिजन में मान लीजिए टाउ 1 टाइम लिया, यहां से यहां तक टाउ 2, फिर टाउ 3, ऐसे करते करते लास्ट में टाउ n आ गया। तो इस पूरे टाइम की भी हमने एवरेज वैल्यू ले ली, इसका कितना रिलैक्सेशन टाइम है, ऑन एन एवरेज कितना रिलैक्सेशन टाइम था, तो उसको हमने क्या मान लिया?
टाउ मान लिया, तो उसको हम क्या लिखेगा बेटा, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, नाउ माय इक्वेशन बिकम्स Vd is equal to a tau by, सॉरी n नहीं है, n तो होगा एवरेज थी a tau, Vd is equal to a tau। अच्छा a क्या है, एक्सेलरेशन, a क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो e by m, अगर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं वेलोसिटी का, स्पीड है तो e tau by m, this is the drift speed, this is the drift speed। तो देखिए ध्यान से, this is the expression for drift speed, this is the expression for drift speed। जल्दी से इसको देखो ध्यान से, this is the expression for drift speed। अब देखिए हमारे पास क्या चीज कांस्टेंट है, क्या चीज वेरी कर रही है, और उसकी वेरिएशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। आइए थोड़ा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है e tau by m, इसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, इस एक्सप्रेशन पे डिस्कशन करते हैं कि इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है। आइए थोड़ी सी अब इस बात पे चर्चा करते हैं। तो Vd is equal to e tau by m आ रहा है। अगर मैं अपने कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रख दूं, देखिए रिलैक्सेशन टाइम क्या था, रिलैक्सेशन टाइम था टाइम बिटवीन टू कोलिजन। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो बढ़ जाती है, वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है तो जल्दी कोलाइड करेगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ कंडीशन रखी है कि इफ वी कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, then we can say that Vd is directly proportional to electric field। क्यों? E is the charge of electron which has the fixed value, m is the mass of electron which also have the fixed value। और अगर टेम्परेचर सेम रह जाएगा तो जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है इट इज आल्सो कांस्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा और टेम्परेचर का आएगा, बाकी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर यहां से देखा जाए तो Vd is directly proportional to electric field। जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है V by L, तो आप ये भी कह सकते हैं जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा अप्लाई करोगे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा अप्लाई करोगे उतनी ही ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी, या आप कह सकते हैं जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ही ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी। देखिए क्लियर है। और एक और बात, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ जाती है तो यहां से यहां तक आने में, एक एंड से दूसरे तक एंड तक जाने में उसको समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ रहा है। और अगर डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ रहा है बेटा, तो अब मान के चलिए इसकी स्पीड कम होगी, तभी तो उसको समय ज्यादा लग रहा है, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L भी है। लेकिन आप अभी इसको सिर्फ इतना ही याद रखेंगे, Vd is directly proportional to E। और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं ना बेटा, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हटाते हैं तो एक हमारे पास कांस्टेंट आता है म्यू, जिसे हम बोलते हैं मोबिलिटी। क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। बहुत बार ये डेफिनेशन पूछी गई आपकी, डिफाइन मोबिलिटी, गिव इट्स एसआई यूनिट, बहुत बार पेपर में आया है। तो ध्यान से समझें, Vd is equal to mu E, और म्यू की आप उसको कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं म्यू आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? E tau by m। तो जब आपने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड के, और उस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हटाते हैं तो हमारे पास मोबिलिटी आती है। क्या आती है? मोबिलिटी आती है। और मोबिलिटी म्यू, और म्यू की वैल्यू क्या आ गई? E tau by m। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कई बार कि डिफाइन मोबिलिटी, तो यहां से ध्यान से देखिए कि मोबिलिटी क्या है? Vd by E, है ना? मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम दोनों का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। तो कैसे डिफाइन करें मोबिलिटी को? देखिए ध्यान से, द मोबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसे कह सकते हैं द ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड give us the mobility। तो ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड give us the
मोबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी, और बहुत बार क्या पूछा जाता है, गिव इट्स एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो स्पीड की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और आपके पास क्योंकि यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड V बाय L के हिसाब से लिया है, तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। आप न्यूटन पर कूलम भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी ऐसा यूनिट है, वोल्ट इनवर्स मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। दिस इज द SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी, दिस इज द SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी। तो मोबिलिटी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोबिलिटी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और पेपर में आता है डायरेक्ट, डिफाइन मोबिलिटी गिव इट्स SI यूनिट। जैसा कि आपके पास एक फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन था, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव इट्स SI यूनिट इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे ही मोबिलिटी के बारे में भी यहाँ भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफाइन मोबिलिटी गिव इट्स SI यूनिट। आपको अगर पिछले सेवरल अगर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको मिलेगा कि 2 से 3 बार आपके पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, डिफाइन मोबिलिटी एंड गिव इट्स SI यूनिट। तो अब देखिए, अभी उसी पे आते हैं वापस अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन पे आते हैं। तो मेरे को पता लगा यार कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी सब फैक्टर कांस्टेंट थे, अगर मैं टेंपरेचर कांस्टेंट रखता हूं तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड के थे, तो प्रोपोर्शनलिटी का सब साइन हटाया था, फैक्टर आया मेरे पास मोबिलिटी का, और मोबिलिटी इज इक्वल टू E tau by m, E tau by m, where E is the charge, E is the charge, tau is the relaxation time and m is the mass। एक्चुअल में क्या होता है, कंडक्टर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं, कंडक्टर में करंट आता है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने E ले लिया। वरना हम यहाँ पे F इज इक्वल टू, जो हमने E इनटू लिया F इज इक्वल टू QE भी ले सकते थे। तो अब यहीं से वो क्वेश्चन पूछ लेता मेरा, वो यहीं से इसी सवाल, यहीं इसी एक्सप्रेशन से क्वेश्चन बनता है कि व्हिच हैव ग्रेटर मोबिलिटी, थोड़ा सा नीचे तो शायद वीडियो में ना आए, व्हिच हैव ग्रेटर मोबिलिटी, किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बताओ भाई किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो मैंने देखा यार एक बात सिंपल सी है कि जो मोबिलिटी है वो इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, E चार्ज पे, M मास पे, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, फर्क किस पे आया, चार्ज और मास पे। तो मैंने देखा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम होता है, तो एक सिर्फ और सिर्फ फैक्टर बचा मास। तो जिसका मास ज्यादा उसकी मोबिलिटी कम, और आपको पता मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बहुत ज्यादा मास का डिफरेंस होता है, तो मास किसका ज्यादा होता है, प्रोटॉन का ज्यादा होता है, इसलिए मोबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो व्हिच हैव ग्रेटर मोबिलिटी, तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन हैव ग्रेटर मोबिलिटी, प्रोटॉन की मोबिलिटी कम होगी। इस तरीके से आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बताइए बेटा, मोबिलिटी के कांसेप्ट में कोई प्रॉब्लम? अगर आपके पास मोबिलिटी कांसेप्ट में कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो प्लीज अपने कमेंट में लिखें, क्योंकि कल हम इस मोबिलिटी में और आगे, ड्रिफ्ट स्पीड में और आगे बढ़ेंगे। हम रिलेशन पढ़ेंगे करंट और ड्रिफ्ट स्पीड की, और वहीं से फिर ओम्स लॉ को प्रूव करेंगे। वहां से भी जनरली बहुत बार क्वेश्चन आता है ड्रिफ्ट स्पीड के ऊपर, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है, वीडियो थोड़ी छोटी छोटी ही बनाऊंगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी फिर हम आगे करते हैं नेक्स्ट लेक्चर।